Hello everyone. Today I am going to start a new chapter which is the ninth chapter for class 9th standard from NCERT syllabus. Our chapter title is Area of Parallelograms and Triangles. As we studied in the last chapter and the second last chapter, we discussed a lot of the things and definitions, properties about the parallelogram and triangles. So about the definition and the properties of a parallelogram and a triangle you are familiar. Now I am starting what is the formula of a parallelogram and what are the conditions to calculate the area of the parallelogram and what are the basic or the root meanings to calculate the area of parallelogram and triangle. So first of all, what are the related things? देखो, in a triangle we need the area. So two things we need for it. First, height, and second is base. In both of the cases, in either in parallelogram or in a triangle, we need two things which are first is the height and second is the base. So what is the definition of height and what is the definition of base? Both are connected with each other. देखो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. If the height will change then base will change and if the base will change then height will be also change. Means height को यदि अपन चेंज करते हैं तो बेस भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, पोजीशन चेंज करता है. मे बी जब मैं बात वैल्यूज की नहीं करता हूँ, पोजीशंस की बात कर रहा हूँ. यदि हाइट की पोजीशन चेंज होती है तो बेस की भी पोजीशन चेंज होगी. इफ वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बेस देन हाइट विल बी ऑल्सो चेंज इन अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस. अब देखो पहले तो अपन हाइट को समझते हैं एक्चुअल में हाइट क्या होती है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें सबसे पहला वर्ड आएगा बेस एंड सेकंड वर्ड हाइट, या फिर पहला वर्ड आएगा हाइट और सेकंड वर्ड आएगा बेस. तो हम पहले इन ही दोनों वर्ड्स को एनालिसिस करते हैं अलग अलग कंडीशंस में कि एक्चुअल में हाइट क्या मीनिंग देती है और बेस अपने को क्या डेफिनेशन देता है. तो पहले तो हम इनको ट्राई करते हैं कि बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है. तो हम ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्टिंग फ्रॉम ए ट्राइंगल. लेट्स सपोज देखो ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं हम सभी जानते हैं. ट्राइंगल टू टाइप से डिफाइन किए हुए होते हैं. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू द बेस. अब देखो वैसे ये म्यूचुअली रिलेट होते हैं दोनों ही, लेकिन हम बात करते हैं साइड के अकॉर्डिंग कर लो या फिर एंगल के अकॉर्डिंग कर लो, कैसे भी. एक तो जनरली आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. ये कुछ चलो ये रेगुलर हो गई है, मैं इरेगुलर कंसिडर करता हूँ. रेगुलर और इरेगुलरिटी का मीनिंग ये होता है, देखो रेगुलर स्ट्रक्चर ये होती है, मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है. वैसे तो देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पॉइंट टू पॉइंट चला जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसको एक्सप्लेन करना कंपलसरी हो जाता है. क्या पता किसी स्टूडेंट को ये समझ में आए या फिर नहीं आए. तो मेन टारगेट यही रहता है, जैसे मैंने अभी बोला रेगुलर. तो अब काफ़ी स्टूडेंट हाँ जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है या फिर उन्होंने पढ़ा है लेकिन वो उनके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं बना पाया. तो ऐसे केस हो सकते हैं. तो मैं रेगुलरिटी का मीनिंग समझाऊँ. रेगुलर एक पॉलीगन की बात करते हैं. रेगुलर पॉलीगन उसमें ट्रायंगल भी हो सकता है, उसमें क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, उसमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी हो सकते हैं, पेंटागन भी हो सकता है. मीन्स रेगुलर पॉलीगन. अब इसमें पॉलीगन की बात कर रहा हूँ तो इसमें सभी स्ट्रक्चर आ जाती है जो कि साइड से मिलकर बनती हैं. अब पॉलीगन है तो पॉलीगन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन साइड से मिलकर बना हुआ होता है, साइड से बनता है और एक क्लोज फिगर होता है. अब क्लोज फिगर क्या होता है? क्लोज कर्व बोलते हैं, वैसे तो फिगर नहीं बोलेंगे. अब बात आती है कर्व क्या होता है. कर्व क्या होता है? कर्व एक स्ट्रक्चर होती है. हर एक टाइप के स्ट्रक्चर जो मैथमेटिकली अपन 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं एक पेपर पे, एक प्लेन पे, वो सभी स्ट्रक्चर्स कर्व होती हैं. क्लोज कर्व कौन सा होता है, क्लोज है तो फिर दूसरा कौन सा होगा, ये सभी बातें हैं. चलो मैं एक काम करता हूँ, बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ. देखो यूँ मान लेते हैं अपने पास सबसे पहले आता है कर्व. कर्व होता है ऑल द स्ट्रक्चर्स विच वी कैन ड्रॉ ऑन 2D प्लेन. अब बात ये है कि ये 2D प्लेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. 2D प्लेन होता है एक 2 डायमेंशन, जैसे प्लेन बोर्ड है. बोर्ड एक 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है. मैं सिर्फ इस प्लेन की सरफेस की बात कर रहा हूँ. वैसे तो 3 डायमेंशनल है. 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस हो, हाइट कंसिडर नहीं की जाती वहाँ पे. ठीक है. और जहाँ पे हाइट होती है उसको 3 डायमेंशंस बोलते हैं, मतलब लेंथ, ब्रीथ और ये ऐसे करके हाइट. और अपने एनवायरनमेंट में
जितनी भी अवेलेबिलिटी है, जितने भी आर्टिकल्स थिंग्स अवेलेबल है वो सभी 3D स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, जिनको अपन फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसको उठाया जा सकता है, वो सभी स्ट्रक्चर्स आती है 3D में, और जिनको अपन बस फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द पोजिशंस ऑफ द थिंग्स, दीज आर कंसिडर ऑलवेज इन 2 डायमेंशन। अब ये मत समझ लेना कि भाई मैं एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को उठा के उधर नहीं रख सकता तो ये 2D है, मैं नहीं रख सकता तो भाई, लेकिन अब वो एक कंडीशन ये बनी है कि उसको मेरे में इतना पावर नहीं है, लेकिन वो शिफ्ट तो की जा सकती है ना। तो जो चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं उनको अपन क्या समझते हैं 3D। जैसे अपन अपनी इमेज की बात करते हैं तो एक तो वर्चुअल होती है, एक रियल होती है। रियल का मतलब जैसे मैं हूँ, मैं रियल हूँ, लेकिन मुझे ही एक कोई मेरी इमेज है तो वो 2D स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि उसमें मेरी हाइट होगी, मैं ऐसे दिख जाऊँगा, ऐसे दिख जाऊँगा, लेकिन मैं इस टाइप से कैसा हूँ, मतलब आगे से लेके पीछे तक तो मेरा एरिया कवर नहीं कर पाएगी ना वो। तो वो स्ट्रक्चर होती है 2D स्ट्रक्चर विच कैन बी ड्रॉ ऑन ए पेपर यूजिंग द पेन और पेंसिल। वो पेपर को ही अपन बोलते हैं प्लेन बोलते हैं, ठीक है, लोकल भाषा में बात करें तो। अब कर्व क्या होता है, कर्व एक 2D प्लेन पे ड्रॉ की जाने वाली स्ट्रक्चर होती है। ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज ओपन एंड सेकेंड इज क्लोज। ओपन का मतलब ऐसे कुछ, ठीक है, जिसके इनिशियल पॉइंट होता है और टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, और क्लोज में क्या होता है कि ये मिले हुए होते हैं दोनों आपस में, मतलब कहीं से ना है तो अंदर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, अपन समझे तो डायरेक्टली। तो मतलब एक पॉइंट इसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होते, तो उस टाइप के कर्व को क्या कहते हैं अपन, क्लोज कर्व। मैं थोड़ा सा रिपीटली चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। अब हम जितने भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन अपनी ज्योमेट्री में, वो ऑलमोस्ट हम क्लोज फिगर की बात करते हैं। तो क्लोज फिगर में हम मान लो मैंने सेलेक्ट किया क्लोज कर्व, तो कर्व अलग अलग वे से बन सकता है जो कि क्लोज है। एक कोई क्लोज कर्व है वो अलग अलग स्ट्रक्चर वे में क्रिएट किया जा सकता है। एक तो ऐसे हो सकता है, एक होता है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ हो, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ हो, उस कर्व को बोलते हैं अपन पॉलीगन। और सबसे जो इनिशियल पॉलीगन होता है, मतलब कि मिनिमम कितनी साइड अपने को रिक्वायर्ड होंगी जिससे कि अपन एक पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी नीड मिनिमम 3 साइड और 3 लाइंस टू ड्रॉ ए पॉलीगन। मीन्स ऐसे यदि अपने पास 3 लाइन नहीं होंगी तो हम एक पॉलीगन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक तो ये है और दूसरी ये है। अब इनको ज्वाइन कैसे करवाएं, ज्वाइन करवाऊँ तो ये स्ट्रक्चर जरूर बन सकती है भाई, लेकिन ये कोई पॉलीगन नहीं बना, ये तो आपस में एक लाइन ही बन गई ना। बात समझ में आई क्या? तो पॉलीगन के लिए हमें मिनिमम कितनी साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए। तो ये हो गया एक पॉलीगन हो गया। अब पॉलीगन ओपन कर्व हो गया, क्लोज कर्व हो गया, अपना पॉलीगन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पॉलीगन में जो मिनिमम साइड चाहिए वो 3 होती हैं और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी क्लियर करवा रखी है, इसलिए इन पर ज़्यादा कोई टारगेट नहीं करेंगे। अब अपन चलते हैं अपने मैटर पे। देखो अपने पास एक स्ट्रक्चर है, हाँ रेगुलर इरेगुलरिटी की बात चल रही थी। रेगुलर का मतलब होता है कोई भी पॉलीगन, एनी पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड all angles are also equal। मीन्स ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो, तो उस पॉलीगन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है यहां तक। और क्वाड्रिलेटरल में होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस की भी होती है लेकिन रोम्बस में सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन ए स्क्वायर।
सिमिलरली इन अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल कैसा बन जाता है? बाय डिफॉल्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाय डिफॉल्ट ही एंगल की वैल्यू क्या होती है? 60, 60 एंड 60 डिग्री। तो इसके 3 एंगल्स हैं वो म्यूचुअल इक्वल होते हैं, 3 साइड्स हैं वो भी म्यूचुअल इक्वल होती हैं। स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सभी साइड 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड 4 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेगुलर होती हैं। और इसके बाद में अपने पास पेंटागन की बात करें, पेंटागन मीन्स 5 साइड। अब उसके लिए रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी में वैसे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। मीन जैसे क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर है जो कि एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का वर्क करता है, ठीक है। लेकिन पेंटागन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके लिए अपन बोल सकें कि पेंटागन में ऐसा कोई वर्ड होता है जिसको अपन रेगुलर स्ट्रक्चर में कंसिडर कर सकें। तो उसके लिए हम एक ही कॉमन वर्ड यूज लेते हैं, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब इसके सभी साइड इक्वल और सभी एंगल इक्वल हैं। हेक्सागन में यूज लेंगे तो रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागोन रेगुलर हेप्टागोन, ऑक्टागोन के लिए रेगुलर ऑक्टागोन, नोनागोन के लिए रेगुलर नोनागोन, लाइक दिस, ठीक है। तो हमने ये सभी चीज़ें क्लियर की हैं। तो मैं एक कोई इरेगुलर का मतलब ये हो गया एटलीस्ट 1 साइड और 1 एंगल फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो ये मैंने कोई ट्रायंगल कंसिडर किया। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये भी बेस हो सकता है। बेस ये नहीं कि जो ग्राउंड पे टच करता हो या जो नीचे का जो पोर्शन होता है वही बेस होता है। हर एक साइड बेस होती है, बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये बेस हो सकता है या फिर ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। डिपेंड करेगा हाइट पे, परपेंडिकुलर पे। हाइट होती है, हाइट एक सिंपल, देखो हाइट बिटवीन 2 थिंग्स, कोई भी 2 चीज़ें हैं उनके बीच में हाइट क्या होगी? हाइट मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पॉइंट के बीच की तो स्ट्रेट हो जाएगी। चलिए बिटवीन 2 लाइंस कर लेता हूँ, हाइट बिटवीन 2 लाइंस। तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इस पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। इस पॉइंट से जस्ट यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। परपेंडिकुलर ऐसे तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ये भी ड्रॉ हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इनमें ये भी हाइट नहीं है, ये भी हाइट नहीं है, ये भी हाइट नहीं होगी, ये भी हाइट नहीं होगी, बट दिस इज हाइट। हाइट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द हाइट। तो हाइट के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी। तो हाइट के लिए आपके पास एक केस बनना चाहिए परपेंडिकुलरिटी, ठीक है यहाँ तक। तो वो हम बेस कंसिडर करने के लिए, टू डिफाइन ए बेस वी हैव टू जज व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द हाइट। तो ये है, अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस वर्टेक्स से। ट्रायंगल में हाइट का मीनिंग होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। मीन्स एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे यदि ड्रॉ करते हैं तो इस साइड को बोलते हैं अपन हाइट। बात समझ में आ गई होगी। तो ये होती है अपनी हाइट। अब देखो इस हाइट के अकॉर्डिंग यदि ये हाइट है तो किस साइड पे आके टच हो रही है? इस साइड पे, तो ये बेस होगा। यदि मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगा और ये हाइट हो जाएगी आपकी। और इस वर्टेक्स से अपोजिट इस साइड पे आ रहे हैं, यदि इसको हाइट कंसिडर करें तो बेस फिर क्या होगा? ये होगा। तो ये कंडीशनल होता है, बेस परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर बेस पे, मतलब हाइट बेस पे डिपेंडेंट होगी और बेस हाइट पे डिपेंडेंट होगा। तो इसमें वैसे तो लिखने वाले तो कोई स्पेशल बात मैंने नहीं बताई है कि आप कुछ नोट्स बनाएं, बस ये है कि ये जनरल नॉलेज की कुछ बातें जो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो ट्रायंगल के लिए अब मैंने ये ट्रायंगल के क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? एक तो देखो अपने पास फर्स्ट कंडीशन इज दिस, सेकंड इज दिस और थर्ड इज स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो सकती है। तो इसमें ध्यान से देखना, ये ए है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आके बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट के माइंड में, और ऑब्वियस है होगा क्योंकि ये बिगनिंग में कुछ अजीब लगती है। जब टीचर एक्सप्लेन करता है ना तो हमें यूँ फील होता है कि चल के आ रहा है एक्चुअली।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे ये थोड़ा टिपिकल है इससे, और ये टिपिकल तो नहीं है, लेकिन यूँ मान लीजिए कन्फ्यूजन क्रिएट यही करता है। ये मैंने कोई ट्रायंगल सेलेक्ट किया, इस ट्रायंगल में इसको हाइट कंसिडर करूँ तो ये बेस होगा, ठीक है। ये ए बी क्यू और आर। देखो इफ़ हाइट इज़ ए पी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एच मीन्स हाइट और बी मीन्स बेस। इफ़ हाइट इज़ ए पी देन बेस विल बी बी सी होगा, ठीक है। हाइट इज़ बी क्यू देन बेस इज़ ए सी, एंड हाइट इज़ सी आर देन बेस इज़ ए बी। ये सिनेरियो क्रिएट होगा, बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है कि ये देखो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से इस लाइन पे और यहाँ से इस साइड पे, तो ए बी सी। इसमें हाइट और एक 90 डिग्री का, देखो इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ये 90 डिग्री का, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बेस और हाइट की बात करें, बेस यदि मैं पहले हाइट ले लेता हूँ, हाइट यदि मैं ए बी कंसिडर करूँ तो बेस क्या होगा बी सी। हाइट में बी सी कंसिडर करूँ तो बेस होगा ए बी, और हाइट में ये पी मान लेता हूँ, बी पी कंसिडर करूँ तो बेस होगा ए सी। बात समझ में आई। बट इन दिस केस देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर इस साइड पे कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। किस केस में? जब आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। इसके लिए आपको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे ही ड्रॉ होगा भाई इसमें, तो इस साइड को आगे प्रोड्यूस करना होगा ए बी सी, ये पॉइंट पी मान लेता हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको आगे प्रोड्यूस करना होगा कुछ इस टाइप से, और ये ऑलरेडी ड्रॉ हो गया पी क्यू आर। अब देखो इस स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलर आपकी सिमेट्री है, यहाँ पर भी कुछ अजीब नहीं लग रहा, लेकिन चलो जो स्ट्रक्चर है वो पजल्ड नहीं हुई। यहाँ पर ट्रायंगल से क्या बन गया कुछ नहीं पता। तो इसमें हाइट और बेस की बात करें, हाइट यदि ए पी है किस ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल ए बी सी के लिए। हाइट इज ए पी तो बेस होगा बी सी। हाइट इज सी क्यू, देन सी क्यू किस पे ड्रॉ किया जा रहा है? इस साइड पे। तो ट्रायंगल की साइड कहाँ से कहाँ तक है? ए बी, यही है बस, तो होगा ए बी। और ये अपने पास है ए सी, ये बेस है ए सी। किस सिचुएशन में? जब हाइट आपकी क्या हो? बी आर। तो ये एक फंडामेंटल रहता है आपके पास हाइट और बेस के रिगार्डिंग। अब देखो पैरेललोग्राम के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब पैरेललोग्राम में हाइट और बेस की बात करें तो देखो लेट्स सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम। बोर्ड पे ना बने तो समझ जाना कि ये पैरेललोग्राम ही है, बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे स्ट्रक्चर थोड़ी सी फ्रंट से सही दिखती है और साइड वो जो होता है तो थोड़ी अलग लगती है। तो इसमें हाइट का जो मीनिंग होता है, ये भी हाइट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, ये भी हाइट है, और इसको आगे प्रोड्यूस करवा दो, यहाँ ज्वाइन करवा दो, ये भी अपने आप में क्या है? एक हाइट है। और ये ए बी सी मान लेता हूँ, ए बी सी डी। लेट सपोज दिस द पॉइंट पी क्यू आर एंड दिस द पॉइंट एस। हर एक सिचुएशन में यदि हम इसको हाइट माने तो ये बेस होगा और ये भी बेस हो सकता है, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी तो हैं। तो इसकी लेंथ 5 है तो इसकी भी 5 होगी। तो बेस आप इसको कंसिडर कर लो या फिर इसको कंसिडर कर लो, इससे कोई डाइवर्जन नहीं मिलेगा आपको। इफ दिस इज हाइट देन बेस इज डी सी और ए बी, दोनों में कोई भी एक। यदि ये हाइट है तब भी बेस यही रहेगा, इन दोनों में से कोई एक। और यदि ये हाइट है तब भी बेस आपका डी सी या फिर ए बी ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? बट इफ आई विल चेंज द पोजिशंस ऑफ बेस देन द हाइट विल ऑल्सो चेंज इट्स पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल यही मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ए बी सी एंड डी। चलो मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो हाइट ये हुई,
हाइट ये होगी, तो बेस या तो ये होगा या फिर ये होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9.2 एक्सरसाइज का, वो इसी स्कीम पे वर्क करता है। अब ये हाइट, अब इस सिचुएशन में यदि अपन एरिया निकालें, मान लो कि इसका कुछ भी आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है, और सेम डायमेंशंस के साथ में ये है, और हमने हाइट और बेस की पोजीशन चेंज कर दी, तो इसका भी एरिया क्या आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही जो उसका है। अब मीन्स स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया, डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं है, देन हाउ कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एरिया? ऑब्वियस बोथ द एरियाज विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज द डायमेंशंस आर इक्वल। तो हमें ये बस इतना सा समझना है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर अपना वेट मेजर करवाऊँ या फिर यहाँ खड़े होकर अपना वेट मेजर करवाता हूँ, आर्टिकल सेम है, ऑब्जेक्ट आपका सेम है या सब्जेक्ट आपका सेम है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, बस उसकी वैल्यूज चेंज कैसे हो सकती है? अब मान लो 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, अब उसको इस शॉप पे देख के आओ या इस शॉप पे देख के आओ, इसकी वैल्यू 5 रुपीज़ ही तो रहेगी भाई। आपने इसमें क्या चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इसकी वैल्यू 5 रुपीज़ है, इक्वल टू ₹5। तो वैसे ही आपने इसके डायमेंशंस में यदि कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो कितनी ही पोजीशन चेंज हो जाए, चाहे इनके वैल्यूज या फिर इनके एरिया, वॉल्यूम, यहाँ तो वॉल्यूम तो नहीं होगा क्योंकि 2D स्ट्रक्चर का कभी वॉल्यूम नहीं हो सकता, बट एरिया, इसके डायगोनल्स हैं, इनकी पैरामीटर्स हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें थी चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन में। और दूसरा ये कि ये क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली देखो ये छोटी छोटी बातें सभी स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं। हर एक, मैं ये नहीं कहता कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए तो अपन कह सकते हैं कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ द थिंग्स, बट इट्स फॉर द लोअर स्टूडेंट और द मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो। और कुछ ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं, उनके भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो मिसिंग होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो हम इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हो, क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आप सभी को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये बात तो पता है आप सभी को। ये एक्चुअल में क्यों होता है ऐसा, तो इसके लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम इसको डेराइव करेंगे किसी पॉइंट पे चल के। दूसरा होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला हो गया, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से और यहाँ से सिमिलरिटी लग रही है भाई, ये जो एरिया है वो एक दूसरे में कुछ कुछ सेम है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड हैं तो फिर कैसे भाई, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या, देखो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का क्या मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं यूँ बोल दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर पैरेललोग्राम का सिंबल यूज ले तो ये ले सकते हैं भाई। साफ है ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एंड बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। So I am substituting the value of b into h by the area of parallelogram. Then area of triangle will be equals to half into area of a parallelogram. Clear बात यहाँ तक? So area of triangle is equals to half into area of a parallelogram. अब ये कि ये रिलेशन बना कैसे, ठीक है, तो हम इसको ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैथमेटिकली मीन्स जिसमें हम वैल्यूज डेरिवेशन करते हैं, एक ज्योमेट्रिकली जिसका स्ट्रक्चर से डिनोट किया जाता है। अब देखो ये कोई पैरेललोग्राम है और ये कोई डायगोनल है ए बी सी एंड डी। लेट्स सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि दोनों स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट सेम है,
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम है, तो इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इसका होगा। बात समझ में आई? तो यदि ये 20 है तो ये भी डेफिनेटली 20 होगा। तो यदि ये टोटल 40 है तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर द सेम मेजरमेंट्स। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल का एरिया भी हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ और हाफ मिलके क्या होते हैं? 1। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो ये दो फॉर्मूलाज आप कॉपी कर लें। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में अपन इसके रिगार्डिंग जो भी थियरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल में यदि इंपॉर्टेंट पार्ट आता तो वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज। 9.1 जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, आप खुद से सोल्व कर पाएंगे, बट स्टिल नाउ यू हैव टू learn only these two formulas. So it is the task for the today's class. Thanks.